वो मुस्कुराई और सफ़ेद शर्ट पहने हुए एक वृद्ध आदमी से कुछ बोली, जो कि दरवाजे तक उसके साथ आया था। वो अंदर गया और तुरंत ही एक खत को थामे हुए वापस लौटा। मेरे मित्र, कारपेथिस में तुम्हारा स्वागत है। मैं बेहद आतुरता से तुम्हारी आमद का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज रात आराम करो। कल 3 बजे बुकोविना के लिए तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी। बुर्गो दर्रे के नज़दीक मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और तुमको मेरे पास लेकर आएगी। मैं आशा करता हूँ कि लंदन से यहाँ तक की तुम्हारी यात्रा सुखद रही होगी और मेरी इस खूबसूरत जगह पर तुमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तुम्हारा मित्र ड्रैकुला। 4 मई मैंने पाया कि होटल के मालिकान के पास ड्रैकुला द्वारा भेजा गया एक और ख़त है, जिसमें उसने मुझको गाड़ी में अच्छा स्थान दिलाने का निर्देश दिया है, परंतु मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने एक चुप्पी लगा ली और ऐसा बहाना किया कि जैसे कि वो मेरी जर्मन भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि ये कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक वो मेरी भाषा का साफ तौर पर समझ रहे थे। कम से कम जैसा उन पर आ रहा था वो वैसा जवाब तो दे पा रहे थे। वृद्ध आदमी और उसकी पत्नी, जिन्होंने होटल में मेरा स्वागत किया था, एक दूसरे की तरफ भयभीत अंदाज में देख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि होटल और गाड़ी का किराया एक खत में भेजा जा चुका है और इसके अलावा उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो काउंट ड्रैकुला के बारे में कुछ जानते हैं या वो उसके महल के बारे में कुछ बता सके, तो वृद्ध और उसकी पत्नी की आंखों में एक अजीब किस्म का भय दिखाई दिया और उन्होंने बताया कि वो ड्रैकुला या उसके महल के बारे में कुछ नहीं जानते और इस बारे में उन्होंने आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरी वहाँ से रवानगी का समय नज़दीक आ चुका था, इसीलिए इस बाबत किसी और से पूछताछ करने लायक समय मेरे पास मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर ये सब कुछ रहस्यमय और चिंतित करने वाला था। मेरी वहाँ से रवानगी से कुछ देर पहले वो वृद्ध महिला मेरे कमरे में आई और बेहद उन्मत्त लहजे में बोली, मत जाओ वहाँ मेरे बेटे, मत जाओ वहाँ। कहते समय वो इतनी उत्तेजित थी कि जितनी जर्मन भाषा वो जानती थी कि वो उसकी क्षेत्रीय भाषा के साथ मिश्रित हो रही थी, जिससे उसके द्वारा कहा गया एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने भी उसे कई प्रश्न किए, पर वो जवाब देने में काबिल नहीं रह रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे वहाँ तुरंत ही जाना है, मेरी वहाँ एक व्यापार के सिलसिले में बात होने वाली है, तो उसने उससे पूछा, क्या तुमको पता है कि आज कौन सा दिन है? जवाब में मैंने पाया कि आज 4 मई है, तो उसने अपनी गर्दन इनकार में हिलाई और दोबारा बोली, हाँ मुझे पता है कि आज 4 मई है, लेकिन आज है क्या? मेरे इतना बताने पर कि मैं उसके प्रश्न को समझ नहीं पाया, उसने अब की बार मुझसे पूछने की बजाय मुझे जवाब देना ज़्यादा उचित समझा और बोली, आज सेंट जॉन डे है। क्या तुमको पता है कि आज की रात जब घड़ी की सुइयाँ 12 पर आती हैं तो पूरी दुनिया की काली शक्तियाँ अपने पूरे स्वभाव पर होती हैं? क्या तुमको पता है कि तुम कहाँ और किसके पास जा रहे हो? कहते हुए वो इतना विचलित थी कि उसके मेरा लाख समझाना भी ढाक के 3 पात साबित हुआ और अंततः उसने अपने घुटनों के बल झुककर मुझसे वहाँ न जाने की भीख मांगी। कम से कम 1 या 2 दिन तक तो उसने मुझे इंतज़ार करने को कहा। भले ही ये सब रहस्य पद था, परंतु अब मैं भी बेचैनी महसूस करने लगा था। लेकिन व्यापार था जो कि पूरा करना था और मैं नहीं चाहता था कि इस व्यापार में कोई विघ्न आए। मैंने उसे ऊपर उठाया और जितना विनम्र होकर कह सकता था उतना ही विनम्र होकर कहा, आपका चिंता करना लाजमी है, परंतु मेरा काम भी बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और अपने गले से एक क्रॉसनुमा लॉकेट उतारा और मुझे सौंप दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, परंतु एक धार्मिक अंग्रेजी परिवार से पैदा होने के नाते मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ों का सम्मान करना सिखाया गया था और एक अनजान वृद्ध महिला द्वारा दी गई इस भेंट को लौटाना भी अभद्र प्रतीत होता। उसने शायद मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था, इसलिए उसने वो लॉकेट मेरे गले में पिरो दिया और कहा, तुम्हारी माँ के लिए।
और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अपनी डायरी का यह हिस्सा मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए लिख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं है और लॉकेट अभी भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। चाहे वृद्ध महिला का डरावना व्यवहार हो या इस जगह की भूता परंपराएं या मेरे गले में पड़ा हुआ लॉकेट, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या वजह थी, लेकिन अब मैं भी अंदर से डरा हुआ था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं बात थी। अगर मेरे से पहले मीना तक ये डायरी पहुँचे तो मीना के लिए डायरी मेरी तरफ से आम तौर पर अलविदा समझी जाए। गाड़ी आ चुकी है। 5 मई, ड्रैकुला महल। भोर की लालिमा अब जा चुकी थी। सुदूर से छित में सूरज अपनी शेष अवस्था से जवानी की दहलीज में कदम रख चुका था। पहाड़ों पर स्थित पेड़ों के पीछे सूरज आँख मिचौली खेल रहा था। मैं उम्मीदा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी नींद में खलल डालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं नींद आने तक लिखने वाला हूँ। बहुत कुछ लिखना बाकी है और जो इसे पढ़ेंगे वो शायद भी जानने को उत्सुक हों कि ब्रिज छोड़ने से पहले मैंने अच्छे से डिनर लिया था या नहीं। इसीलिए मैं पहले ये बताऊँगा कि मैंने डिनर क्या खाया था। मैंने खाया था वो उसे रॉबर स्टीक कहते हैं, जो एक ख़ास प्रकार का व्यंजन था और सूअर और भैंस के मांस की कतलियों को प्याज और लाल मिर्च के पेस्ट से लपेटकर लोहे की सलाइयों में पिरोकर हल्की आंच में पकाकर तैयार किया जाता है। इसके साथ एक विशेष प्रकार की शराब थी, जिसका स्वाद कशैला था, लेकिन वो फिर भी पीने में लायक थी। मैंने इस शराब के केवल 2 ही पैक पिए थे। जब मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा तो ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। मैंने उसे होटल की मालकिन से बात करते हुए देखा। वो स्पष्ट रूप से मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। यदाकदा वो मेरे ऊपर एक नज़र भी डाल लेते थे। कुछ देर लोग जो दरवाजे के बाहर बेंचों पर बैठे थे, उन्होंने भी सुनकर मेरे ऊपर एक निश्चल दयापूर्ण भाव से दृष्टिपात किया। मैंने इतनी दूर से अभी कई सारे शब्दों को, जिनमें कई वो लोग अक्सर दोहरा रहे थे, सुन पा रहा था, क्योंकि वहाँ कई सारे इलाकों के बाशिंदे मौजूद थे। इसीलिए मैंने अपनी भाषा डिक्शनरी निकाली और उन शब्दों पर गौर किया। उन सब के विचार मेरे बारे में कतई उम्मीदजनक नहीं थे। उन शब्दों में कई का मतलब ओडोंग, शैतान, पोकोल, नर्क, स्त्रगोई, जादूगरनी, ब्रोलोक और ब्लस्कोस्लक, दोनों शब्दों का एक ही मतलब था, नरभेड़िया। एक ऐसा प्राणी जिसका सिर भेड़िए का एवं शरीर इंसान जैसा होता है, अथवा वैम्पायर, एक राक्षस जो रात के लोगों का खून पीता है। जब चलने वाले थे तो लोगों की पूरी भीड़ दरवाजे के अंदर इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने अपने खड़े होने के अंदाज में एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई थी, जो कि एक बड़ा सा क्रॉस थी, और मेरी तरफ 2 उंगलियां उठाईं। यह सब देखकर मैंने जिस्म में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई।